पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पर? फिर क्या ये सच नहीं है कि इस संगठन पे आरोप लगा है और मौलाना फजलुर रहमान, मैं अगर सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि दुनिया के लिए नोन टेररिस्ट हैं, उनका संबंध इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं रहा है। कहा यह भी गया है कि बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैंने कहा 20वीं सदी में इसका दुरुपयोग किया है। हाँ, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर अगर वहाबी जो विचारधारा है उसका प्रसार होता है तो क्या को एग्जिस्टेंस, मतलब सभी संप्रदाय के साथ रहना संभव है क्या उस विचारधारा के तहत? मैं यही बात कह रहा था। देखिए, दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी कर्नाटक में पॉलिटिकल माइलेज ही लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं हम इस बात की चर्चा करते हैं कि उन्होंने संस्कृत के विद्यालय को भी बंद कर दिया, जो बदलते समय में औचित्यहीन रह गया था, जिसका कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी कई ऐसे संस्कृत विद्यालय का एक बोर्ड लगा होता था और उसके अंदर ना कोई पढ़ाई होती थी, ना टीचर होता था, और पैसे उनके घर चले जाते थे। मैंने ऐसे बहुत सारे कॉलेज भी देखे हैं और उनके नाम पेपर्स पे भी देखे, कहीं बोर्ड देखे, कहीं पेपर्स पे भी देखे, लेकिन इस बात पे कोई विवाद होता है क्या? हमने कभी इस पे डिस्कशन किया है क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो मदरसा को लेकर के किया, वही सेम चीज जो है वो संस्कृत के लिए भी किया, लेकिन ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है क्या? नहीं होता है। मैं आपके इस बात से आलोक जी सहमत हूं कि कर्नाटक में बात करना निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल माइलेज लेना है, चीजों का पॉलिटिसाइजेशन है, लेकिन दूसरी तरफ हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो इन तमाम चीजों को उसी नजर से देखते हैं और कम्युनल एंगल ही ढूंढते हैं कि आखिरकार ये है क्या और ये इसलिए किया गया है क्या। सवाल ये उठता है कि ये अब क्या 1844 में ही अंग्रेजों ने ही शिक्षा को धार्मिक और गैर धार्मिक श्रेणी में बांट दिया था, और उसके बाद कहा यह जाता है कि 19वीं सदी के अंत तक मदरसे में एक से एक महापुरुष पढ़े हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। उसमें राजा राम मोहन राय भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, और साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद्र भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बदलते दौर में भी अगर आपका ज्यादातर ताल्लुक दीनी तालीम से ही रह गया, आप मॉडर्न एजुकेशन एडॉप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से इक्विप नहीं कर पाए, आपका जो पर्पस है एजुकेशन का वो पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, ये होना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकें, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये तो मैंने पहले ही कहा कि सियासी पार्टियां जो काम करती हैं उस काम करने से ज़्यादा उसका पॉलिटिकल माइलेज भी लेती हैं, और वो इंटेंट साफ दिखाई पड़ता है जब जोर जोर से इस तरीके से बात करना और एक समाज के बीच में ये मैसेज स्प्रेड होता है कि आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो एलिनेट भी होते हैं। ये भी एक दूसरा पक्ष है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बदलते दौर में मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए, क्योंकि हम और आप अपनी ही बात करें, हम लोग पहली दूसरी में क्या पढ़ते थे? कोई कंप्यूटर होता था क्या? बहुत सारी ऐसी पढ़ाई होती थी जो हमें बताया भी नहीं जाता था। आज हम अपने बच्चों को स्कूल लेकर के जाते हैं तो उनका जो मेथड्स होता है पढ़ाई का, वो देख करके हम दंग रह जाते हैं कि हमें तो ये बताया भी नहीं गया था। तो समय बदला, दौर बदला, परिस्थितियां बदली, तरीके बदले, तो निश्चित तौर पर बदलते दौर और बदलते समय के हिसाब से चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, उनको उस गति में तो चलना ही होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पूरी कीजिएगा आप भी अपनी बात आलोक पांडे जी, उसके बाद अनूप सांडा जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक बुनियादी सवाल लेकर। जी बोले सर। भोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको समय के साथ बदलना पड़े जी, लेकिन क्या असम के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैंने मदरसा बंद किया है तो संस्कृत स्कूल भी बंद किया है? आपने अधूरा बात बताई केवल। कहते कि टीना गर्व से कि मैंने मदरसे बंद कर दिए, मैंने स्कूल बंद कर दिए जो उपयोगी नहीं थे। अब आधी बात क्यों बता रहे हैं?
देखिए 75 सालों में आप मानना पड़ेगा कि माइनॉरिटी वाद चला है जी, लेकिन माइनॉरिटीवाद का जो रिएक्शन है वो मेजॉरिटीवाद करना ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं आप ठीक है सर। एक बुनियादी सवाल ये भी उठेगा ना सर, जो मैं पूछना चाह रहा था अनूप जी से, कि भाई देखिए शिक्षा के मॉडर्नाइजेशन को लेकर बात हो रही है। भाई कोई और अब समाजवादी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो जो इसको लेकर सवाल अब खड़ा कर रही हैं या खड़ा करती आई हैं, जब जब ऐसे फैसले लिए गए तो फिर भाई आप पहले क्यों, आपने पहला कदम क्यों नहीं बढ़ाया? अगर मदरसों की बुनियादी शिक्षा के आधारभूत स्तर को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था तो आप कर लेते सर। उत्तर प्रदेश में तो आप भी सरकार में थे, आपने क्यों नहीं उठाया? और अब जब बीजेपी ठीक है, अब पॉलिटिकल आपकी राइवल पार्टी है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं सर? वो ठीक है, जो काम कर रही है वो ठीक है, बाकी पॉलिटिकल राइवलरी तो रहेगी ना, सियासी माइलेज वो लेगी जहां उसको जिस तरीके से मिलेगा। बुनियादी स्तर पर आपने वो पहला कदम क्यों नहीं उठाया? ये भी तो एक सवाल उठेगा ना अनूप जी। भविष्य जी, या तो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं या समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक बुनियादी बात ये कहना चाह रहा हूं, मैंने बार बार इस बात को दोहराया। पहली बात तो मैं कहना चाहता था, पंकज जी ने भी कहा और महेश शर्मा जी ने भी, और मैं इसीलिए बार बार उंगली उठा रहा था, लेकिन आलोक जी ने वो बात कह दी कि अगर आपने मदरसे बंद किए, इस पे इतना जोर दिया, और संस्कृत केंद्र बंद किए, तो उसकी बात उस रैली में आपने क्यों नहीं चर्चा की जी? बाकी का भाषण उनका सुन लीजिए क्या किया। अब सवाल आपने कहा कि अगर उनमें सुधार की जरूरत है तो जी, सुधार की जरूरत का विरोध कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? कोई समाजवादी नहीं, आप तो कह रहे हैं ना सर कि दोनों सांसदों की बाइटें हमने सुनवाई समाजवादी पार्टी के सुधार के किसी खिलाफ कोई क्या समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड आया? क्या हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां के बच्चे कंप्यूटर भी पढ़े? क्या हमने कहा हम नहीं चाहते कि वहां के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े? क्या ऐसा कोई समाजवादी पार्टी किसी नेता कोई बात दिखा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये बातों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ देते हैं। और पूरा महेश जी ने एक लंबा भाषण दे दिया, जिस भाषण के अनुसार उन्होंने तय कर दिया कि साहब मुसलमान तो भाजपा का ही वोटर बन गया होता अगर विपक्षी दल ना होते। और जैसा कि पंकज जी ने शायद कहा कि इन्होंने नमाज पढ़ने को कुकृत्य बता दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। आलोक जी ने कहा, आलोक जी ने कहा, और मैं भी सहमत हूं। लेकिन अब महेश जी का क्या है, उनकी तो काम ठीक हो रहा है, उनको अपनी पार्टी से यही काम मिला है कि जितना भी जहर उगल सकते हो उतना जहर उगलो, जहर उगल रहे हैं, उससे हमें दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता समझदार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ चर्चा हो रही थी श्री हेमंत बिश्व शर्मा के बयान जी, और इसमें वहां सुधार की तो बात ही नहीं आई ना। उन्होंने तो पूरी रैली की पंच लाइन अगर उनकी देखी है तो उन्होंने कहा 6000 को बंद कर दिया और बाकी और भी बंद कर दूंगा जी। ये तो सर अब देखिए आज की मौजूदा समय ये कहां सवाल आ गया, ठीक है, कि उन्होंने भविष्य के में क्या सुधार करने वाले हैं उसकी कोई रूपरेखा प्रस्तुत की हो, और समाजवादी पार्टी ने किसी विपक्षी पार्टी ने कहा कि नहीं सुधार नहीं होने देंगे, हम नहीं चाहते कि मुसलमान अच्छा पढ़े, हम नहीं चाहते। ये तो किसी ने नहीं कहा। इस लिहाज से तो सर, अब इस लिहाज से तो बीजेपी को या किसी भी नेता को, मुख्यमंत्री को अपनी चुनावी रैली या संबोधन का ड्राफ्ट भी तैयार करवाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी से। महेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, महेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। हम उनके काम के इसलिए नहीं है कि उतनी नफरत हमारे अंदर भरी है नहीं है ना, हम उनका ड्राफ्ट तैयार करने के काबिल ही अपने को नहीं पाते, क्योंकि उनको नफरत बोलनी है। बोलिए जल्दी से। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपने सपा के मित्र को याद दिला दूं कि नदवा एक जगह है जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, बहुत प्रख्यात मतलब इस्लामिक सेंटर है, विश्वविद्यालय है जहां बड़े बड़े स्कॉलर हैं। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब सपा प्रमुख जो अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और वहां छापा पड़ा SIT का, और उस छापे में असला मिला, और बहुत आपत्तिजनक जो तालिबान का उस समय जो एक अभियान चल रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हुआ। जो पंकज जी बात कह रहे थे कि स्वाभाविक रूप से जब ऐसे अध्ययन केंद्र के नाम पर जब आप इस तरह की चीजों को करते हैं तो उसको कुकृत्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि भाई हम जो है सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बात को उठा रहे हैं, इस बात को कहीं कर्नाटक में जाके कह रहे हैं, तो सवाल यह है कि उस राजनीतिक बात में
क्या लोगों की बुराई छुपी हुई है जिसको आप अभी हामी भर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक राजनीतिक पार्टी के नाते जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका हम ढोल नगाड़ा पीटेंगे। क्यों नहीं पीटे भाई? काम हम करेंगे और क्रेडिट आपको लेने देंगे। बदनाम करने का आपको मौका जो लगातार इस देश में दिया गया उसी का नतीजा है कि आप कहीं सस्टेन कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास है क्या जो आप इन मुसलमानों के नाम पर आप कहीं लाके कुछ दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखिए हमारे रिजिम में मुसलमानों की ये तरक्की हुई और इस वजह से हम मुसलमानों की हिमायती हैं। ये सब चीजें जो है छोड़ दीजिए। अब आ जाइए, जो हमारे डॉक्टर आलोक पांडे लिखते हैं कि हम डॉक्टर हैं लेकिन मेरे मित्र ये फेडरल सिस्टम है, शिक्षा का जो है, जमीन का जो है, कानून व्यवस्था का जो है, इसमें राज्यों के पास सर्वाधिक अधिकार है जी। ये कोई देश में शिक्षा के ऊपर कानून बना देने से उस राज्य में उसको अख्तियार में लाए ये जरूरी नहीं है। हर एक राज्य सरकार के पास ये अधिकार है। इसीलिए असम में रिपेलिंग एक्ट बना 2020 और उस एक्ट में एबोलिश किया गया वो सारे मदरसों को एक्ट जिसके तहत वो गवर्न होते थे, जिसके ऊपर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये बात कही। तो पढ़ लिख के थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके आओगे ओके सर, माफी के साथ रोको अनूप जी 10 सेकंड है, आप अपनी बात कीजिए, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क के लिए आ रहा हूं सर। पंकज सर, महेश वर्मा जी की बात बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं और बहुत विद्वतापूर्ण बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर 10 सेकंड में बात कहनी तो यही कहूंगा कि चांदी के गिलास में जहर ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं परिणाम उसका नफरती है। एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने का काम। मैं अगर इनसे ये सवाल कर लूं कि जिस तालिबान की बात कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20,000 टन गेहूं तालिबान को भेजा है। अफगानिस्तान को क्यों भेजा है? तालिबान को क्यों दिया है? उस तालिबान को जिसकी आप कट्टरपंथी की निंदा कर रहे हैं, क्यों आपकी सरकार ने भेजा है? क्योंकि पाकिस्तान के पोर्ट पे 3,000 केजी ड्रग्स भेज रहा है, आप उसको गेहूं दे भेज रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? नहीं, वो मानवता की वजह से, मानवता बस कहीं वो अफगानी लोगों के ये मानवता से मर रहे हैं, वो तालिबान के मानवता नहीं है। अच्छा, चलिए विदेश नीति पर सर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे सर। अभी तो पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, विदेश नीति पर किसी और दिन चर्चा में बिठाएंगे आपको। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मैं उसमें ऐड भी करना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे थोड़ा सही कीजिएगा, क्योंकि कर्नाटक में बीते साल शायद इस तरह का कोई निर्णय भी लिया गया था, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी जो बुनियादी पढ़ाई है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, उसमें रामायण और इस तरह के ग्रंथ और कुरान को भी उसमें शामिल किया गया। तब इस तरह की चीजें नहीं आई, लेकिन अब जब बुनियादी स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात आती है तो फिर लगता है कि भाई धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सर देखिए, मैं चूंकि टाइम कम है, इस जो आप पूछ रहे हैं उस बारे में हम लोग करेंगे बात जी, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये तालिबान जो है ना, पाकिस्तान के मदरसे में ही तैयार हुआ। ये भी एक दूसरा सच है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जी। सवाल ये है कि अगर इंटेंट एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का है तो मैं मानता हूँ ये वेलकम स्टेप है, और ये कोई भी सरकार करे तो निश्चित तौर पर इसमें सबको समर्थन देना चाहिए, साथ देना चाहिए। एट द सेम टाइम कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में, चाहे केरल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, आसाम के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये हम सबको पता है। वहाँ पर हमें ये भी पता है कि बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन भी वहाँ सक्रिय हैं, अलकायदा का नेटवर्क भी वहाँ पर मिला है। तो इसलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर जब गवर्नमेंट फंड करती है जिस मदरसा को, क्योंकि हमने इस बात की चर्चा नहीं की, तो गवर्नमेंट का पूरा हक है कि वो पता करे कि वहाँ करिकुलम क्या है और एजुकेशन किस तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ऐसा मानना है और मुझे ये मानना है कि किसी भी एक कम्युनिटी को इस नाम पर एलिनेट भी नहीं किया जाना चाहिए। मॉडर्नाइज करना अलग बात है, नई व्यवस्था में शामिल करना अलग बात है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को एलिनेट करना वो गलत बात है। तो वो ना तो आपका पर्पस सर्व कर पाएगा और ना ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन होगा, और आप मॉडर्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। पर इन द एंड ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए
कि तालिबान भी पाकिस्तान के मदरसों का ही देन है। ये भी एक सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए। और केरल से लेकर के भारत के कई राज्यों में मदरसों का ये सच भी सामने आया है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। चलिए ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी, आलोक पांडे जी, महेश वर्मा जी, आप सभी ने वक्त निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए। तो मदरसों को लेकर कर्नाटक की सियासत में घमासान शुरू हो चुका है। कर्नाटक में आने वाले वक्त में चुनाव भी होने, लेकिन जब बात बुनियादी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की आती है तो इसमें तमाम राजनीतिक दल क्यों एकजुट नजर नहीं आते हैं, क्यों इस पर सियासी हायतोबा मचती है, ये बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में कर्नाटक और देश की सियासत में हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान से और क्या कुछ तूफान आएगा, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।